अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन के अंदर हम बात करने लगे हैं 2019 के ज़ूलॉजी के पेपर की, जो कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का है। ना क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि दिस एनिमल हैज़ 2 चेम्बर्ड हार्ट। चैप्टर नंबर 14 के अंदर जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक्सप्लेन किया गया है। उसके अंदर डिफरेंट एनिमल्स के हार्ट के बारे में और इंसानों के हार्ट के बारे में जो है वो डिटेल्स मौजूद हैं। तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इनिशियली जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो सबसे पहले वर्टिब्रेट्स हैं जिन्हें हम पाइसेस कहते हैं, फिशेस कहते हैं, उनमें हार्ट किस तरह का होता है। उसके बाद एम्फीबियंस आते हैं, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स और फिर जो है वो मैमल्स आते हैं। तो हम देखते हैं किस तरह से जो हार्ट है वो फिशेस से लेकर मैमल्स तक जो है वो इवॉल्व होता है। तो इनिशियल हार्ट जो होता है यानी फिशेस का जो हार्ट होता है वो 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो फिशेस है। फिश का जो हार्ट होता है वो 2 चेम्बर्स का होता है। उसके बाद आते हैं एम्फीबियंस, यानी उसके अंदर फ्रॉग आ जाता है। इसका जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर्स का होता है। जो क्रोकोडाइल है और जो मैन है, इन दोनों का हार्ट जो है ये 4 चेम्बर का होता है। और मज़े की बात यह है कि दोनों का हार्ट कम्प्लीटली डिवाइडेड होता है 4 चेम्बर्स के अंदर। यानी अगर आप फिशेस का हार्ट देखें तो एक ऊपर वाला चेम्बर हो गया और एक नीचे वाला चेम्बर हो गया, ठीक है। ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है, ये 2 चेम्बर्स का हार्ट होता है। अगर आप एम्फीबियंस का हार्ट देखें तो 2 ऊपर वाले चेम्बर हो गए और एक नीचे वाला चेम्बर हो गया। तो ये एट्रियम है, ये एट्रियम है, ठीक है। ये वाला राइट एट्रियम है, ये वाला लेफ्ट एट्रियम है। और ये जो है एक वेंट्रिकल होता है। तो जो एम्फीबियंस होते हैं उनके वेंट्रिकल के अंदर देखें, राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये दोनों ब्लड जो है ये एट्रियम के लेवल पे तो अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब ये वेंट्रिकल में जाते हैं तो मिक्सिंग होती है। जो रेप्टाइल्स होते हैं उनका जो हार्ट होता है, अगेन 2 ऊपर वाले चेम्बर्स हैं एट्रियम, और इसके अंदर जो वेंट्रिकल होता है वो डिवाइडेड तो होता है, लेकिन समझ लें कि कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं होता। तो कुछ हद तक मिक्सिंग इसके अंदर भी होती है। लेकिन इसके अंदर जो क्रोकोडाइल है उसका हार्ट जो है वो कम्प्लीटली 4 चेम्बर्स का होता है। जिस तरह बाकी बर्ड्स और मैमल्स का हार्ट जो 4 चेम्बर्स का होता है, बिल्कुल इसी तरह से क्रोकोडाइल का और क्रोकोडाइल का जो है रेप्टाइल्स का, ओवरऑल रेप्टाइल्स जो हैं उनका हार्ट जो है वो 4 चेम्बर वाला होता है, लेकिन वो कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं होते। लेकिन क्रोकोडाइल ऐसा रेप्टाइल है कि जिसका हार्ट 4 चेम्बर्स का होता है, और उसके बाद जो भी है बर्ड्स और मैमल्स उन सब में 4 चेम्बर्स का हार्ट होता है। तो कोई मिक्सिंग जो है ना वो ब्लड की नहीं होती। राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ना आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, दे आर फॉर्म्ड इन। अब ये आरबीसीज कहाँ पर बनते हैं? तो मैंने ब्लड वाले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया है कि ना सिर्फ आरबीसीज बल्कि आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं और जो प्लेटलेट्स हैं, जितने भी ब्लड सेल्स हैं ब्लड के अंदर, जितने भी सेल्स हैं ब्लड के अंदर, वो सारे के सारे जो हैं वो बोन मैरो के अंदर बनते हैं। तो बोन मैरो बेसिकली वो फैक्ट्री है। बोन मैरो होता क्या है? बोन के अंदर का टिश्यू जो है वो बेसिकली कहलाता है बोन मैरो, ठीक है। इस बोन के अंदर जो है वो टिश्यू मौजूद होता है, सॉफ्ट टिश्यू। बोन हार्ड है, अंदर सॉफ्ट टिश्यू मौजूद है, वो मैरो कहलाता है। इस मैरो के अंदर जो है ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो रेड ब्लड सेल में भी अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये एक सेल जो है ये अपने आप को रेड ब्लड सेल में भी कन्वर्ट कर सकता है, वाइट ब्लड सेल में भी, और प्लेटलेट्स के अंदर भी। तो ऐसे सेल्स जो हैं ये कहलाते हैं स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं जो कि मुसलसल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं आपके डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स। अच्छा, जब बच्चा जो है वो मदर की बॉडी के अंदर होता है तब बोन मैरो जो है ना वो इनिशियली जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो ये काम लिवर और स्प्लीन का होता है। लिवर जो कि राइट साइड पे होता है, स्प्लीन जो कि लेफ्ट साइड पे होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कुछ बीमारियों के अंदर हम देखते हैं कि दोबारा से लिवर और स्प्लीन के अंदर जो है वो ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। बट मेनली पैदाइश के बाद जो है बोन मैरो का काम होता है ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करना। किडनीज जो है इनका फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन फॉर्म करना। हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड को सर्कुलेट करवाना, ब्लड को पंप करना, और ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बॉडी को पूरा कंट्रोल करना, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी कंट्रोल करना, ये ब्रेन के फंक्शंस होते हैं। नाउ द एवरेज लंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन इज, अच्छा ये टॉपिक मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, चैप्टर नंबर 13 के अंदर ये टॉपिक है। जो हमारे लंग्स हैं उनकी कुछ कैपेसिटीज़ हैं, उनके कुछ वॉल्यूम्स हैं। इसको मैं थोड़ा सा समझा दूँ यहीं पे। तो इस डायग्राम को अगर आप देखें, 4 चीज़ें हैं जो मैंने एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी वो अमाउंट होता है एयर का जो कि आपके लंग्स के अंदर भरा जा सकता है। यानी अगर आपके लंग्स के अंदर एयर हम भरना शुरू करें तो जिस पॉइंट के ऊपर आकर फर्दर एयर अंदर नहीं जाएगी वो बेसिकली कहलाता है टोटल लंग कैपेसिटी। यानी जब एयर और अंदर नहीं जा सकती, आपके लंग्स जो हैं वो फुली एक्सपेंड हो गए हैं, तो जो टोटल एयर आपके लंग्स के अंदर मौजूद है वो टोटल लंग कैपेसिटी कहलाती है। उसी के बारे में यहाँ पूछा गया है कि एवरेज लंग कैपेसिटी यानी टोटल लंग कैपेसिटी, यानी एडल्ट के लंग्स के अंदर कितनी हवा जो है वो भरी जा सकती है। तो ये जो नंबर है ये अराउंड 5 लीटर्स है। 5 लीटर्स के करीब जो है ये हवा भरी जा सकती है। अच्छा, नॉर्मली हम जिस लेवल के ऊपर वो कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं और सांस छोड़ रहे होते हैं,
तो वो ये वाला लेवल होता है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर हम नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं और सांस छोड़ रहे होते हैं, और कितनी सांस अंदर जाती है यानी कितना एयर का वॉल्यूम अंदर जाता है और बाहर आता है, उस अमाउंट को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम वो अमाउंट है जो कि एक रेगुलर हमारी जो रेस्टिंग कंडीशन के अंदर हमारी सांस अंदर जाती है और फिर वही बाहर आती है, तो वो कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। ये कितना है, ये 0.5 लीटर्स है, ठीक है। 0.5 लीटर्स का मतलब होता है 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, आधा लीटर। तो 5 लीटर जो है ये पूरी आपकी वो है, 5 लीटर पूरी स्पेस है, पूरी कैपेसिटी है, यानी 5 लीटर एयर जो है वो हम अंदर रख सकते हैं। और आम तौर पर जो एक सांस में अंदर जाती है और बाहर जाती है हवा, वो 5 लीटर का 10वां हिस्सा होता है, यानी 0.5 लीटर होती है, हाफ लीटर जो है वो एयर अंदर बाहर जाती है। दैट इज़ कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास वो है कैपेसिटी है जिसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, एक टर्म है जिसे वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। अब ये वाइटल कैपेसिटी क्या है, फॉर एग्जांपल हम किसी के लंग्स को पूरा भर दें, तो मैंने बताया कि पूरा भरने पर कितनी हवा उसके अंदर मौजूद होगी, 5 लीटर। अब हम हवा बाहर निकालना शुरू करें, तो हवा बाहर निकलती रहेगी निकलती रहेगी निकलती रहेगी, एक पॉइंट आएगा कि उसके बाद हवा जो है ना वो लंग से बाहर नहीं निकाली जा सकती, ये वो पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद जो है वो हवा जो है वो लंग से बाहर नहीं जाएगी, कुछ हवा हमेशा लंग्स के अंदर ही रहती है, वरना लंग्स जो हैं उनकी वॉल एक दूसरे से चिपक जाएंगी। तो ये जो हवा निकाली जा सकती है, जितनी मैक्सिमम हवा जो है, जितनी मैक्सिमम एयर जो है वो लंग्स में से निकाली जा सकती है फुल इंस्पायरेशन के बाद, यानी इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये कहलाती है वाइडल कैपेसिटी, ठीक है। तो वाइडल कैपेसिटी वो अमाउंट है जो कि फुल इंस्पायरेशन से लेकर आप एक्सपायर कर सकते हैं। अच्छा, मैंने बताया कि इस पॉइंट के बाद भी कुछ हवा है जो कि हम नहीं निकाल सकते, चाहकर भी नहीं निकाल सकते, जितनी भी कोशिश कर लें, वो कहलाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम वो एयर है जो कि कभी भी लंग्स से बाहर नहीं जाती, इतना अमाउंट जो है वो हमेशा लंग्स के अंदर रहता है, जब भी लंग्स जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर रहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर रहते हैं। ये तकरीबन 1 लीटर होती है। तो अगर 5 लीटर जो है वो टोटल लंग कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी अगर 5 लीटर है, उसमें से आप 1 लीटर जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम निकाल दें, टोटल लंग कैपेसिटी में से अगर आप टोटल लंग कैपेसिटी में से अगर आप रेजिडुअल वॉल्यूम निकाल दें तो आपके पास आ जाती है वाइडल कैपेसिटी। तो 5 में से अगर आप 1 निकाल दें तो ये बचता है 4। तो वाइडल कैपेसिटी जो है ये 4 लीटर होती है, ठीक है जी। तो ये बेसिक सा ओवरव्यू था, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, यही डिटेल थी बेसिकली, तो ये मैं एक्सप्लेन करूँगा चैप्टर नंबर 13 के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिस एनिमल बिलोंग्स टू दिस क्लास। अब ये डायग्राम दी हुई है, तो ये सी हॉर्स की डायग्राम है। तो सी हॉर्स जो है ये बेसिकली बिलोंग करता है आपकी जो सुपर क्लास है जिसे पाइसेस कहते हैं। अब पाइसेस के अंदर आपकी दो क्लासेस होती हैं, एक को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल्स और एक को हम कहते हैं ऑस्ट्रिक्टाइल्स। तो सबसे पहले ये दो तो रूल आउट कर दें, एम्फीबियन और मैमल के अंदर ये नहीं आता। तो कॉन्ट्रैक्टाइल्स वो हैं कि जिन फिशेस का स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल्स कहलाती हैं, और ऑस्ट्रिक्टाइल्स वो हैं जिनका बोन का बना होता है। तो इसका अगर आप स्केलेटन देखेंगे तो वो बोन का बना होता है, तो ये बिलोंग करती है ऑस्ट्रिक्टाइल्स से। Now this is not an example of natural cloning. Cloning एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कॉपीज़ बनती हैं, चाहे वो कॉपी जेनेटिक मटेरियल की हो, चाहे वो कॉपी सेल की हो, चाहे वो कॉपी टिश्यू की हो, चाहे वो कॉपी पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की हो। अब नेचुरल दो तरह की क्लोनिंग होती है, एक नेचुरल जो खुद से हो रही हो और एक आर्टिफिशियल जो हम लैब में करवाएं। तो नेचुरल क्लोनिंग की कुछ एग्जाम्पल है, आपने याद रखनी है, जैसे कि ट्यूमर है, ठीक है, या रीजनरेशन यहाँ पर दी हुई है। ट्यूमर जो है ये एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, ये एक ही तरह के सेल मुसलसल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो ये ट्यूमर जो है ये बेसिकली क्या है, ये नेचुरल क्लोनिंग की एग्जांपल है। रीजनरेशन के अंदर ये होता है कि बॉडी का कोई लॉस्ट पार्ट जो है वो दोबारा से आ जाता है। तो रीजनरेशन के अंदर भी जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक ही जैसे सेल्स होते हैं। तो ये रीजनरेशन अगेन एग्जाम्पल है किसकी, नेचुरल क्लोनिंग की एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके बाद रीजनरेशन एक और चीज़ को भी कहते हैं। अगर एक एनिमल है, ठीक है, उसकी बॉडी को आप 4 पीसेस में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट जो है वो बॉडी रीजनरेट कर लेता है। तो इस तरह से नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो ये भी नेचुरल क्लोनिंग के अंदर कंसिडर किया जाता है। अब ये ट्विन्स क्या हैं? तो ट्विन्स वो बच्चे होते हैं जो कि एक साथ बॉडी के अंदर डेवलप हो और एक साथ उनकी पैदाइश हो। अब 2 तरह के ट्विन्स होते हैं हमारे पास। एक ट्विन्स वो हैं जो कि एग्जैक्टली एक जैसे नज़र आते हैं। अगर लड़के हैं तो दोनों लड़के हैं, लड़कियाँ हैं तो दोनों लड़कियाँ हैं, और दोनों की शक्ल सेम होती है, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होता है, दोनों की आंखें, सब कुछ सेम होता है दोनों का। ऐसे ट्विन्स जो हैं वो कहलाते हैं आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल, या इनके लिए दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता है मोनोजाइगोटिक। अब ये हुआ कैसे? तो एक स्पर्म था और एक ओवम था, ये जब मिले तो बना जाइगोट। जाइगोट एक सेल होता है, ये डिवाइड होता है तो 2 सेल बनते हैं, ठीक है, ये फिर डिवाइड होता है तो 4 सेल बनते हैं। अब किसी भी लेवल के ऊपर अगर ये 2 सेल अलग अलग हो जाएं और अलग अलग जाकर जो है वो फीमेल के यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाएं, तो इससे एक बच्चा पैदा होगा, इससे दूसरा बच्चा पैदा होगा। लेकिन चूंकि दोनों एक ही सेल से बने थे तो इनका डीएनए सेम होगा।
तो ऐसे बच्चे जो हैं वो कहलाते हैं आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक, क्योंकि वो एक ही जाइगोट से बने थे। तो चूंकि इनका डीएनए सेम है तो ये एग्जैक्टली एक जैसे होते हैं। अब ये क्या हो रहा है, क्लोन बन गया, एक बच्चा बनना था लेकिन एक और बच्चा बन गया जो कि उसकी एग्जैक्ट कॉपी है। तो ये एग्जाम्पल होती है नेचुरल क्लोनिंग की। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है वो नेचुरल क्लोनिंग की एग्जाम्पल में आता है। जो डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं ये नेचुरल क्लोनिंग की एग्जाम्पल में नहीं आता। डाइजाइगोटिक कैसे बनते हैं, एक स्पर्म है वो एक ओवम को फर्टिलाइज करता है तो एक जाइगोट बनता है, इससे बच्चा नंबर 1 बनता है, ठीक है। तो स्पर्म नंबर 1 ओवम नंबर 1, और स्पर्म नंबर 2 जो है वो ओवम नंबर 2 को फर्टिलाइज करता है तो इससे जाइगोट नंबर 2 बनता है, जिससे बेबी नंबर 2 बनता है। तो अब ये दोनों का जो डीएनए है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो इसमें कोई कॉपी नहीं बन रही। तो ये डाइजाइगोटिक ट्विंस जो है ना ये क्लोनिंग की एग्जाम्पल में नहीं आता। ना फॉर्मिंग ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क वर्म की फॉर्मिंग होती है। सिल्क वर्म जो है उन्हें पाला जाता है और उनसे फिर सिल्क हासिल किया जाता है, तो इसे हम सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। आपका जो एपीकल्चर है ये हनी बी की फार्मिंग होती है। एग्रीकल्चर जो है ये आपका वो है जो खेती बाड़ी होती है, ठीक है, जो प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है, क्रॉप्स को, फसलों को ग्रो करवाया जाता है। एक्वाकल्चर बेसिकली कहते हैं पानी के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करवाना, जैसे कि मछलियों की फार्मिंग की जाती है, ठीक है। या जो खाने वाले क्रस्टेशियंस होते हैं, जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं और जिसमें प्रॉन्स आते हैं, क्रैब्स आते हैं, तो उनको अगर कहीं पर पाला जा रहा है एक टैंक बना के या एक छोटा सा एरिया बना के, तो वो बेसिकली एक्वाकल्चर कहलाता है। ना मैसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विद इन द टिश्यू इज कॉल्ड, अगर कभी ऐसा हो कि कोई वेन जो है वो बॉडी के अंदर रप्चर हो जाए या कोई कैपिलरी जो है वो लीक करने लगे, तो वो जो ब्लड है और एक्सटर्नल इंजरी ना हो, यानी आपके फॉर एग्जांपल बॉडी के किसी पार्ट के अंदर कोई इंजरी हुई या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ लेकिन कोई ज़ख़म नहीं बना, अब ज़ख़म नहीं बना लेकिन अंदर कोई जो ब्लड वेसल है, कोई वेन है या कोई कैपिलरी है वो रप्चर हो गई। अब जब ये रप्चर होगी तो इसके अंदर से ब्लड जो है वो लीक करेगा। अच्छा, लेकिन लीक करने के बाद जाएगा कहाँ, उसके लिए कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है। स्किन जो है ना वो सलामत है। अब जब स्किन सलामत है तो ये ब्लड जो है ये कैपिलरी से निकलेगा या वेन से निकलेगा और जमा होने लगेगा टिश्यू के अंदर, जिसकी वजह से आपको यहाँ स्वेलिंग नज़र आएगी। तो ये जो ब्लड की एक्यूमुलेशन है इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है हीमेटोमा। तो ये जो हीमेटोमा है ये बहुत डेंजरस भी बन सकता है, क्योंकि फॉर सपोज कर लें कि आपको हेड इंजरी हुई, ठीक है, किसी को भी एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी हुई। अब हेड इंजरी के अंदर हुआ ये कि कोई ज़ख़म नहीं है, ठीक है, कहीं से खून निकल नहीं रहा, लेकिन अंदर क्या हुआ, कोई ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो गई। अब ब्लड वेसल जब रप्चर होगी, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, तो ये जो है स्कल है, ठीक है, ये स्कल है और ये हमारे पास ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है। अब हुआ ये कि जब हेड इंजरी हुई तो कोई चोट नहीं लगी। जब चोट नहीं लगी, जो एक्सटर्नल कोई इंजरी नहीं हुई, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं से ब्लड लीक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हुआ ये कि कोई ब्लड वेसल जो है ना वो रप्चर हो गया। मैं किसी और कलर से बनाता हूँ, ब्लैक से ही बनाता है। कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गई और वो ब्लड जो है ना अब वो जमा हो रहा है स्कल की बोन के नीचे, यहाँ जमा हो रहा है। अब जब ये जहाँ जमा होता रहेगा तो ये क्या करेगा, इस ब्रेन को कंप्रेस करेगा। जब ये ब्रेन को कंप्रेस करेगा तो फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी, ठीक है। ये ब्रेन यहाँ से कंप्रेस होगा क्योंकि ब्लड जो है वो यहाँ पर मुसलसल जमा होता जा रहा है। तो ये हीमेटोमा जो है ये कई बार बहुत डेंजरस भी हो जाता है, ठीक है। तो हीमेटोमा कहते हैं ब्लड की एक्यूमुलेशन को जो कि टिश्यूज़ के अंदर हो रही होती है। चल भाई, अच्छा, एम्बुलस किसे कहते हैं या थ्रोम्बस किसे कहते हैं, तो थ्रोम्बस बेसिकली कहते हैं ब्लड के क्लॉट को। होता यह है कि चैप्टर नंबर 14 के अंदर मैंने पढ़ा, अभी तक नहीं पढ़ा। ये हमारे पास ब्लड वेसल है, ठीक है। ब्लड वेसल के अंदर होता यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ लिपिड्स वगैरह जो है ना वो जमा होते जाते हैं। जब लिपिड वगैरह जमा होते जाते हैं तो ये एक रेज सा जो है वो स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम कहते हैं प्लाक, ठीक है। एक चट्टान सी बन गई है ब्लड वेसल के अंदर, दिस इज कॉल्ड प्लाक। कई बार ऐसा होता है कि प्लाक जो है वो कहीं से रप्चर होता है। जब प्लाक रप्चर होता है तो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो वहाँ आकर जमा होने लगते हैं। क्या क्यों होता है ये मैं समझाऊंगा। जब प्लेटलेट्स जमा होने लगते हैं तो फिर यहाँ पे बनने लगता है एक क्लॉट, इसे हम थ्रोम्बस का नाम देते हैं। अब ये थ्रोम्बस क्या कर रहा है, ये ब्लड वेसल को ब्लॉक कर रहा है। तो जो ब्लड फ्लो हो रहा था यहाँ से अब वो रुक गया, ठीक है। अगर ये भी हो सकता है कि कम्प्लीटली ब्लॉक करे, ये भी हो सकता है कि पार्शियली ब्लॉक करे, तो थ्रोम्बस इसे कहते हैं। एम्बुलस किसे कहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ये प्लाक यहाँ से ना निकल जाता है या इसका ये वाला टुकड़ा जो है ना यहाँ से कट के निकल जाएगा, तो अब ये फ्रीली फ्लो कर रहा है। अब ये ब्लड वेसल के अंदर फ्रीली फ्लो कर रहा है। ये बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जाकर किसी छोटी ब्लड वेसल को, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये डिवाइड हो रही है और छोटी ब्लड वेसल बन रही है, तो ये यहाँ पर जाकर इसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर सकता है। तो ये जो फ्रीली फ्लोइंग थ्रोम्बस है ना ये कहलाता है एम्बुलस। तो ये दोनों डेफिनेशंस जो हैं ये मैंने एक्सप्लेन कर दी। ये एस्क्लेरोसिस जो है ना ये कोई टर्म नहीं है, स्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है, हार्डनिंग को।
किसी भी चीज़ की जो हार्डनिंग होती है, हार्ड हो जाना, वो स्क्लेरोसिस कहलाता है। तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी वक्त गुजरने के साथ साथ हार्ड होती हैं, सख्त हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं, ये कंडीशन भी स्क्लेरोसिस कहलाती है। और आपका अभी मैंने जो कंडीशन बताई कि जिसके अंदर ब्लड वेसल के अंदर जो है वो जमा होने लगती चीज़ें, ये कंडीशन एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाती है। मैं एक्सप्लेन करूँगा 14 चैप्टर के अंदर। ना दीज आर लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स इन अमीबा। अमीबा जो है ये किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर आता है, फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि एनिमल लाइक होते हैं। तो इसके पास जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं फॉल्स फुट, या फॉल्स फुट के लिए दूसरा वर्ड जो इस्तेमाल होता है वो है सूडोपोडिया। सूडो का मतलब फॉल्स और पोडा का मतलब होता है फुट। अच्छा, ये गीलिया नहीं है, ये सीलिया है। सीलिया जो है ये पैरामीशियम के अंदर पाए जाते हैं। जो फ्लैजिला है ये यूग्लिना के अंदर है। ये तीनों जो है ये आपकी बुक के अंदर गिवन। ये जो मायोनीम्स है ये आपकी बुक के अंदर गिवन नहीं है। ये भी एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लैजिला की तरह पतले पतले से स्ट्रक्चर होते हैं, बट इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी होती है, यानी कि इनके अंदर जो है वो साइज़ छोटा और बड़ा करने की एबिलिटी होती है। क्योंकि मायो लिखा हुआ है तो मायो का वर्ड जो है ये मसल के लिए इस्तेमाल होता है, और मसल आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो मायोनीम्स जो हैं ये भी फ्लैजिला की तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं, और इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी होती है। नाउ द प्रोटीन पार्ट ऑफ द होलो एंजाइम इज़ व्हाट? तो इसे हम कहते हैं एपो एंजाइम। में मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो एंजाइम है हमारे पास वो दो तरह के होते हैं। एक जो बिल्कुल प्रोटीन के बने होते हैं, इन्हें प्रोटियोजाइम कहते हैं, और एक जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दो पार्ट के बने होते हैं, इन्हें हम होलो एंजाइम भी कहते हैं, होलो, और इन्हें हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो प्रोटीन पार्ट है इसके बारे में पूछा गया है, तो इसके लिए वर्ड यूज़ होता है एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं कोफैक्टर। अब कोफैक्टर जो है वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, और कोफैक्टर जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक है, अगर तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है और लूजली बाउंड है तो इसको हम कहते हैं कोएंजाइम, और अगर वो टाइटली बाउंड है तो इसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो ये सिंपल सा चार्ट है जो कि याद रखने के लिए है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ओल्डेस्ट फॉसिल बर्ड ऑफ द वर्ल्ड इज। अच्छा, और क्या दिया बताओ उसके अंदर? कोएंजाइम मैं बता चुका हूँ, अगर जो कोफैक्टर है वो ऑर्गेनिक है और लूजली अटैच है। लाइसोजाइम एक तरह का एंजाइम होता है जो कि हमारे सलाइवा के अंदर मौजूद होता है, टेयर्स के अंदर मौजूद होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखता है। बाकी फाइटो एंजाइम जो है ये वो एंजाइम है जो कि प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। फाइट का वर्ड जो है ये प्लांट्स के लिए इस्तेमाल होता है। नाउ द ओल्डेस्ट फॉसिल बर्ड ऑफ द वर्ल्ड इज आर्कियोटेरिक्स। आर्कियोटेरिक्स एक फॉसिल मिला था जो कि बर्ड का फॉसिल है, लेकिन इसके अंदर कुछ फीचर्स जो हैं वो आज के बर्ड से डिफरेंट है। वो क्या फीचर्स हैं? तो उनमें एक फ़ीचर ये है कि आज के बर्ड के पास जो है वो दांत नहीं होते, इसके पास दांत मौजूद थे। आज के बर्ड्स जो होते हैं उनके विंग्स के अंदर पंजा नहीं होता, इसके विंग्स के अंदर पंजा मौजूद है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर डायग्राम बनी हुई है इसकी। और आज की जो बर्ड्स हैं उनकी टेल के अंदर वर्टिब्री नहीं होते, लेकिन इसकी टेल के अंदर 20 के करीब वर्टिब्री हैं। तो ये फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसे कहा जाता है कि ये कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के दरमियान। एकिडना जो है ये वो है, ये बर्ड नहीं है, ये आपका मैमल है। ठीक है, हेजहॉग जो है ये भी मैमल है, और जो डायनासोर है ये तो अलग ही कैटेगरी के अंदर आता है। डायनासोर्स को आई थिंक एज ए रेप्टाइल क्लासिफाई किया जाता है। ना ह्यूमन सेक्स हार्मोन जो है कहाँ गया? हाँ, ह्यूमन सेक्स हार्मोन जो है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में पूछा गया है। तो ह्यूमन सेक्स हार्मोन के अंदर कौन से आते हैं? प्रोजेस्टेरॉन आता है जो कि फ़ीमेल के अंदर पाए जाते हैं, ईस्ट्रोजन आता है जो कि फ़ीमेल का हार्मोन है, इसके अलावा टेस्टोस्टेरॉन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन ये मेल का हार्मोन है, ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर दिए हुए हैं। तो ये कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेरॉइड। ठीक है, स्टेरॉइड जो है ये लिपिड की एक वैरायटी होती है। हर वो केमिकल जो है उसे हम स्टेरॉइड कहते हैं जिसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर हो, 4 रिंग्स वाला स्ट्रक्चर हो। ठीक है, जिसके अंदर जो शुरू के 3 रिंग्स हैं वो 6 कार्बन वाले हों, और जो चौथा रिंग है वो 5 कार्बन वाला हो। ठीक है, ये A, B, C और D ये स्ट्रक्चर कहलाता है स्टेरॉइड न्यूक्लियस, और हर केमिकल जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर पाया जाए वो स्टेरॉइड कहलाता है। तो ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स जो हैं इनके अंदर भी ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, विटामिन D के अंदर भी ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये सब के सब जो है ये स्टेरॉइड की एग्जाम्पल्स के अंदर आते हैं। प्रोटीन्स जो हैं ये हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं अमीनो एसिड के। प्रोटीन्स हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो 2 तरह के मेन हार्मोन्स आते हैं, ये सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ाया जाएगा। एक स्टेरॉइड हार्मोन्स कहलाते हैं और एक प्रोटीन हार्मोन्स कहलाते हैं या पेप्टाइड हार्मोन्स कहलाते हैं।
पॉलीसैकेराइड कहते हैं बड़े वाले कार्बोहाइड्रेट्स को, जिसमें आपका सेलुलोज आता है, ग्लाइकोजन आता है, स्टार्च आता है। और मोनोसैकेराइड कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह आता है। नाउ मैग्नीशियम इज इन इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर फॉर दिस एंजाइम। अब ये एक्टिवेटर क्या होता है? तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनकी एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए कुछ आयंस की ज़रूरत होती है, तो वो कहलाते हैं एक्टिवेटर। तो डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं उनके लिए डिफरेंट आयंस जो हैं वो एक्टिवेटर के तौर पर वर्क करते हैं। लाइक मैग्नीशियम जो है ये वर्क करता है आपके फास्फेटेज एंजाइम के लिए। फास्फेटेज वो एंजाइम होगा जो कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिमूव करेगा, ठीक है। ये X है, इसके साथ P लगा हुआ है, ये P फॉस्फेट है। तो अगर इसका X और P अलग अलग हो जाएं तो ये काम जो है ये फॉस्फेटेज ने किया, और ये किसके साथ मिलकर किया? इसने मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट थी इसे, जिसके साथ मिलकर इसने ये काम किया। अच्छा, इसी तरह से कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम होता है जिसके लिए जो एक्टिवेटर होता है वो जिंक होता है। तो जिंक जो है वो रिक्वायर्ड होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए। इसमें जो मैंगनीज है ये एक्ट करता है एज एन एक्टिवेटर फॉर सम एंजाइम्स जिन्हें हम रिडक्टेज कहते हैं, ठीक है। और हेक्सोकाइनेज जो है उसको किसी एक्टिवेटर की ज़रूरत नहीं होती। Now the most abundant sugar found in fruits, फ्रूट्स के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, हेक्सोज की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे, वो है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज जो है ये 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड इसे कहते हैं। ये मोस्ट कॉमनली जो है वो उसमें पाया जाता है फ्रूट्स के अंदर, तो फ्रूट शुगर भी कहते हैं इसे, ठीक है जी। लैक्टोज जो है ये मिल्क के अंदर पाया जाता है। ये कॉम्बिनेशन होता है ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का, ठीक है। गैलेक्टोज जो है ये अगेन सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और माल्टोज जो है इसके अंदर 2 ग्लूकोज होते हैं, ठीक है। ये माल्ट के अंदर पाया जाता है। ना दीज एनिमल्स फीड अपॉन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीकम्पोजिंग मटीरियल। जो मटीरियल डेड मटीरियल होता है, जो डीकम्पोज हो रहा होता है, उसके ऊपर फीड करने वाले जो एनिमल्स हैं उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, उन्हें हम डेट्रिटिवोर्स कहते हैं। इसके अंदर अर्थवर्म आ जाता है। तो अर्थवर्म जो है वो मिट्टी को इंजेस्ट करता है, उस मिट्टी के अंदर जो भी डेड या डीकम्पोजिंग मटीरियल होता है वो उसे रख लेता है, और फिर बाकी मिट्टी जो है वो बॉडी से बाहर निकाल देता है एनस के ज़रिए। तो ये एनिमल्स जो है ये कहलाते हैं डेट्रिटिवोर्स। ओविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि एग्स ले करते हैं। आपके जो बर्ड्स हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, वो ओविपेरस एनिमल्स हैं। विविपेरस एनिमल्स वो हैं जो कि बच्चे पैदा करते हैं डायरेक्टली। जो मैमल्स की 2 कैटेगरीज हैं, मैमल्स की 3 कैटेगरीज में से जो पहली कैटेगरी है वो एग लेइंग मैमल्स हैं, ठीक है। तो वो ओविपेरस है। लेकिन बाकी जो 2 कैटेगरीज हैं, पाउच मैमल्स और प्लेसेंटल मैमल्स, वो विविपेरस के अंदर आते हैं। पैरासाइट वो तमाम ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और उससे अपनी फूड ऑब्टेन करते हैं और उसे हार्म करते हैं। ना मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो पार्ट होता है कि जिसके अंदर ज़्यादातर फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। बाकी स्टमक के अंदर जो है वो डाइजेशन होती है। यहाँ पर पेप्सिन होता है जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है ज़्यादातर वाटर की, और कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब होते हैं। बाकी मेन जो फूड के आइटम्स हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो टूट के मोनोसैकेराइड्स बन जाते हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है। और जो प्रोटीन्स हैं जो टूट के अमीनो एसिड बन जाती हैं, और जो लिपिड्स हैं जो टूट कर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सब के सब एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसमें से भी जो मेन एब्जॉर्प्शन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक ड्यूडेनम, एक जिजेनम और एक होता है इलियम। इसके अंदर जो मोस्ट एब्जॉर्प्शन होती है वो जिजेनम के अंदर होती है। सीकम जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, जिसमें से निकल रहा होता है एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। Now in this disease alveoli in the lungs are ruptured। तो पहली बात तो हेमरॉइड्स जो है ये लंग्स की डिजीज़ नहीं है, ये GIT के अंदर आप पढ़ते हैं। हेमरॉइड्स के अंदर बेसिकली होता यह है कि जो वेन्स होती हैं एनस के अराउंड, जो वेन्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, वो सूज जाती हैं। ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो कोई भी शख्स अप्लाई करता है बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने के लिए। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके अंदर हेमरॉइड्स हो जाएँ। तो ये GIT से रिलेटेड है, इसमें लंग्स का कोई रोल नहीं है। मलेरिया जो है ये इन्फेक्शस डिजीज़ है, ये प्लाज्मोडियम से होती है, मॉस्किटो देकर आता है। हेपेटाइटिस जो है ये लिवर की डिजीज़ है। तो इनको तीनों को अगर आप रूल आउट कर दें तो बच जाती है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं है, चैप्टर नंबर 13 के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रहते हैं। तो एम्फीसीमा के अंदर क्या होता है, देखिए हमारे पास ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद ये डिवाइड होता है ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई के बाद ये डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स के अंदर, और उसके बाद जो है आपके पास एल्वियोलाई होता है, ठीक है। अब हवा जब यहाँ से जाती है, ठीक है, होती हुई जाती है एल्वियोलाई के अंदर, तो एल्वियोलाई का साइज़ जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये पहला साइज़ था, ठीक है, और उसके बाद जब हवा चली गई तो ये इंक्रीज़ हो गया।
ठीक है। जब एयर इसे पुश करती है तो एल्वियोलाई जो है ना वो इलास्टिक होते हैं। किसी भी इलास्टिक चीज़ को जब आप खींचते हैं तो वो हमेशा अपनी दोबारा से नॉर्मल पोजीशन के अंदर जाना चाहता है। तो ये एल्वियोलाई जो है ना ये भी वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर आने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है रिकॉइल। इनके अंदर रिकॉइल की एबिलिटी होती है, दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर आना चाहते हैं। और यही वो चीज़ है जो कि हवा को पुश करती है एल्वियोलाई से बाहर। यही वजह है कि आपको एक्सपायरेशन के अंदर आसानी होती है। क्यों? क्योंकि आपका काम सिर्फ ये था कि एल्वियोलाई को ना एक्सपेंड कर दें, वो दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर खुद ब खुद आएंगे। जब भी जो एक्सपायरेशन होती है वो यूजुअली पैसिव प्रोसेस होता है। जो इंस्पायरेशन है वो एक्टिव प्रोसेस होता है, जो एक्सपायरेशन होती है वो पैसिव प्रोसेस होता है। अब एम्फीसीमा के अंदर ये होता है कि जो एल्वियोलाई की वॉल्स है ना ये डैमेज होती हैं। किससे? स्मोकिंग से हो सकती हैं, या जो पोल्यूशन के अंदर, एयर पोल्यूशन के अंदर जो गैसेस होती हैं उनसे हो सकती हैं। तो इसकी जो इलास्टिसिटी है वो लूज़ हो जाती है। तो समझ लें पहले आपका जो एल्वियोलाई था वो एक बलून था। बलून को जब आप फैलाते हैं और फिर उसे यहाँ से छोड़ते हैं तो वो दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर आता है क्योंकि वो इलास्टिक होता है। अब बलून से वो हो गए हैं शॉपर, ठीक है, थैली हो गए। थैली के अंदर आप हवा भरते हैं तो उसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं होती कि वो हवा को दोबारा बाहर पुश करे। तो जो हवा है वो अंदर ट्रैप हो जाती है और वो बाहर नहीं आती यूजुअली। अब वो हवा जो अंदर ही रहेगी उसके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो एम्फीसीमा के अंदर हमें देखने को मिलती है। मैं डिटेल में फर्दर जो है वो एक्सप्लेन करूँगा जब मैं 13 चैप्टर कंप्लीट करवाऊँगा। सो दिस इज़ इट। दिस इज़ फ्रॉम 2019 पेपर ऑफ ज़ूलॉजी। ये फ्रेशर बायोलॉजी का एक पेपर जो है वो ख़त्म होता है।